Hello students, good morning. I welcome you all. My name is Vishnu Gupta and this is my YouTube channel where we are learning biology, that is more than a subject. This class is for class 11th and as we have finished first chapter, that was the living world, and we are on the second chapter, that is biological classification. So in the biological classification, actually these are the there are the theoretical chapter, because you cannot perform so many activity. That's why I told you that how you can learn the scientific name, how can you just increase your interest, how can you be more enthusiastic about the classification. Then next topic, you are whatever next topic you are going to study now, it will make it more interesting. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाला है अब, ठीक है। अभी तक तो आपने बहुत सारे थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़े कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, ठीक है। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम, ये सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम बताए थे कि नहीं बताए थे। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं समझ में आया तो, ठीक है। देखो किंगडम, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक, हाँ जस्ट ये देखो, yesterday we discussed about the 5 kingdom of classification system that is given by the R.H. Whittaker. R.H. Whittaker ने इसको प्रपोज किया था, ये 5 किंगडम, क्योंकि देखो इसके पहले जो 4 किंगडम पढ़ा हमने या 3 किंगडम पढ़ा, उसके साथ थोड़ी सी डीमेरिट्स थी, प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू एकोमोडेट, क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम वही अच्छा है जो सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करे, एकोमोडेट करे, और जो भी एकोमोडेशन हो वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पे हो। कभी ये नहीं हो सकता कि एक ही क्लास में, एक ही ग्रुप में, एक ही कैटेगरी में हमने डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर दिया, नहीं, उनको अलग अलग करना होता है, ठीक है। जैसे अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि जो क्राइटेरिया लिया गया वो नेचुरल बेसिस पे लिया गया, और उसके बेसिस पे जो किंगडम बनाए गए वो किंगडम ऐसे थे कि वो मोस्टली ऑर्गेनिज्म को एकोमोडेट कर ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसी किंगडम में और भी चेंजेस आते गए, और भी मॉडिफिकेशन होता गया। ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि 5 किंगडम ही क्लासिफिकेशन रुक गया। जैसे 5 किंगडम में आपको मैंने कल 5 किंगडम के बारे में बताया था, ये कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, और तुम्हें पता है प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होता। तो इसका जो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब कौन से आ गए, बैक्टीरिया आ गए। तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इस किंगडम में आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है इस किंगडम में जो बैक्टीरिया हों, ठीक है, जो बैक्टीरिया हों वो अलग अलग, उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से अलग अलग हों। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर आप 11th में हो, तो 11th में अगर सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स ने जो है, स्टूडेंट्स के नंबर ज़्यादा हो गए, या स्टूडेंट्स ने कुछ ने IP ले लिया, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और कुछ ने क्या ले लिया, फिज़िकल एजुकेशन ले लिया, हैं तो वो 11th में, लेकिन उनका ग्रुप क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो IP को हम क्या कर देंगे, अलग कर देते हैं, और PHE को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। दोनों को अलग अलग करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक दोनों के क्या हैं, डिफरेंस है। तो हमने किंगडम तो सेम रखा है, हमने बोल रहे हैं दोनों को क्लास 11, लेकिन उसी क्लास 11th में हमने 2 ग्रुप डिवाइड कर दिया। जैसे कॉमर्स को अलग बैठा दिया, बायो को अलग बैठा दिया। तो हो क्या रहा है कि हम उसी ग्रुप को थोड़े से अलग अलग ग्रुप में भी, सब ग्रुप में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, किंगडम तो वही रहेगा, लेकिन हो सकता है उसमें और सब किंगडम आ जाए, और भी सब क्लासेस आ जाएं, ऐसा पॉसिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, मतलब यूनिसेलुलर होंगे, जिनको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। अच्छा सा नाम दे दिया ना, अब कोई अगर प्रोकैरियोटा बुलाए तो अच्छा नहीं लगेगा, नया नाम मिल गया, मोनेरा, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोटिक हैं, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे, प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। एक अच्छा सा नाम पड़ गया। जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, और वो फोटोसिंथेसिस नहीं शो करते, उनको हम फंजाई में रख दिए, क्योंकि पहले जो फंगस थे उनको प्लांट समझा जाता था। अभी भी कहीं कहीं जूनियर की बुक्स में लिखा रहता है नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो एक्चुअली में ये प्लांट की तरह ही दिखते हैं, ब्रांचेस होती है ना इनमें, तो इसीलिए इनको हम पहले कहाँ रख दिया था, पहले प्लांट्स में रख दिया था, लेकिन बाद में पता लगा कि दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ये तो हेट्रोट्रॉप्स हैं, इसीलिए इनको अलग से एक किंगडम बना दिया, फंजाई, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक हैं, सेल वॉल है, मल्टी सेलुलर है, बट ऑटोट्रॉप्स हैं,
अब देखो फंजाई और इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि ऑटोट्रॉप्स हैं और ये क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है, तो इनको अलग एक ग्रुप बना दिया प्लांटेई। अब प्लांटेई में भी बहुत सारे सब ग्रुप होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, ठीक है, लेकिन ये किंगडम सेम रहेगा कि प्लांट किंगडम है, और वही सेम एज विद द एनिमल। क्लियर है? तो इस तरह से आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम यहीं पे ओवर हो गया। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन मिला था कि हाउ यू कैन प्रूव दैट द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल, इट कीप चेंजिंग, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशन आते रहते हैं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लगता है, नए नए इन्वेंशंस होते हैं, नई नई डिस्कवरी होती है ऑर्गेनिज्म की, तो उससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन उसका बेस नहीं चेंज होगा। तो ये तो बेस इन्होंने बता दिया कि ये 5 किंगडम है, ठीक है। अब हम आगे इन्हीं किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये 5 किंगडम वाला, इसमें कौन कौन से जो किंगडम हैं उन हर एक किंगडम के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो किंगडम है दैट इज़ मोनेरा, वो मोनेरा ले रहे हैं। मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटा। अब देखो जो अगर सिंपल सा पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा, तो आप मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक सोचोगे ये क्या हो गया, मोनेरा क्या होता है। लेकिन अगर आप 9th में थोड़ा सा ध्यान करो कि आपने पढ़ रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, पढ़ रखा है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर देयर, द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा, क्योंकि मोनेरा का एक और नाम है क्या, प्रोकैरियोटा, ठीक है, प्रोकैरियोटा। अब प्रोकैरियोटा बुलाते तो अच्छा ना लगता, इसलिए नया नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, मोनेरा। तो वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटा मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनेरा, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक किसके होंगे, मोनेरा के होंगे। समझ में आया? अब देखो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं प्रोकैरियोट्स के। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ही कॉमन है, दैट इट हैज़ व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट। ये देखो अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके यहाँ कमरा तो है लेकिन कोई डोर नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, ठीक है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है। आपके यहाँ घर तो है लेकिन दीवारें नहीं है, तो वो है क्या, आपका ट्रू होम थोड़ा ना हो गया, उसको घर थोड़ा ना बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन घर तो है ही, क्योंकि उसमें आप रह रहे हो तो घर तो बुला सकते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये हो गया कि वॉट एवर न्यूक्लिक मटेरियल इज़ देयर, जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है दैट डज़ नॉट हैव एनी कवरिंग, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। तो वॉट एवर न्यूक्लिक मटेरियल इज़ देयर दैट इज़ प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, वो फ्री फॉर्म में होता है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। ये मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस का, समझ में आया? तो एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। सेकंड, न्यूक्लिक मटेरियल जो डीएनए होता है। अब देखो अगर कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में लेके थोड़ा सा बता दूं, ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, वेट। अब देखो जैसे कोई बैक्टीरियल सेल है, अब बैक्टीरियल सेल में ये सपोज ये डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म है, तुम्हें पता है कोई भी सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म जरूर होगा, कोई भी लिविंग सेल है, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब डीएनए पे कोई कवरिंग तो है नहीं जो उसको बांध के रखे, जैसे अगर आपके रूम में, जैसे आपके घर में कोई दीवार नहीं तो कोई भी आए जाए, कोई भी अंदर का बाहर इधर उधर जाए, चाहे जहाँ जाए, ठीक है। तो सेम एज विद द डीएनए के साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि डीएनए स्कैटर्ड रहे, डीएनए स्कैटर्ड हो जाए, कोई कवरिंग नहीं है तो वो स्कैटर्ड हो जाए, ऐसा नहीं होता। डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको एक प्रोटीन बाउंड कर लेती है, मतलब प्रोटीन रैप कर लेती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, तुम्हें पता है अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको रैप करने के लिए कौन सी प्रोटीन चाहिए होगी, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन चाहिए होगी। तो व्हेन द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन रैप विद डीएनए, और डीएनए के साथ रैप हो जाता है। और रैप क्यों होता है, ताकि वो स्कैटर्ड ना हो जाए, ताकि पूरी सेल में ऐसा ना हो कि सब तरफ केवल डीएनए दिखाई पड़े, स्कैटर्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। अभी मैंने बताया ना कि जो प्रोटीन है, जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है, वो नेगेटिव चार्ज डीएनए को रैप कर लेती है। इस क्यों रैप कर लेती है, जिससे डीएनए स्कैटर्ड ना रहे। तो वो भी एक पैक्ड फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोइड जिसको बुलाते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेम एज प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोइड होता क्या है कि अगर कोई बैक्टीरियल, सपोज ये डीएनए है और ये हो गई पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन हो गई, और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से बाउंड हो गए, बंध गए, ठीक है। और इसी कंडीशन को, इसी स्टेट को हम क्या बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड बुलाते हैं। इनो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मतलब आपने बहुत सारे ऑर्गेनल जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, गोल्जी बॉडी, उनके ऊपर सबके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। उनके ऊपर अगर मेम्ब्रेन ना हो तो मेम्ब्रेन लेस हो जाएंगे। एक ही एक ऐसा ऑर्गेनल होता है
जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, नो मेम्ब्रेन, दैट्स वाई राइबोसोम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब ये सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल से एकदम डिफरेंट होती है। फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जैसे गर्ल्स में पोनी उन्होंने बना रखी होती है ना, जो पोनी होती है ये एकदम जान लो जैसे पोनी होती है वो ही फ्लैजिला है। और जो हमारे हेयर पे स्किन्स होती हैं वो जान लो पिली है, ठीक है। तो फ्लैजिला मतलब पोनी, और जो हेयर पे जो स्किन पे जो हेयर्स होते हैं डिफरेंट पूरे बॉडी पार्ट में हेयर्स होते हैं, हर एक स्किन पे हेयर्स होते हैं, तो वो जान लो पिली है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला, ठीक है। अब देखो जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, मतलब केमिकल भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल किसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, प्रोकैरियोट्स का। अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिल जाए उसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर हों, कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या देखोगे, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, तो उसको आप किस कैटेगरी में, किस किंगडम में ले आओगे, मोनेरा में ले आओगे। समझ में आया नहीं है। लेकिन वायरसेस को यहाँ नहीं लाओगे क्योंकि वायरसेस के पास ऑर्गेनल होते ही नहीं है, उनके पास केवल या तो डीएनए होता है और प्रोटीन कोट होता है और कोई पार्ट नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म भी होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं और भी सेलुलर मशीनरी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन वायरसेस के पास ये सब नहीं होता है। इसीलिए हम वायरसेस को किस कैटेगरी में नहीं रख सकते, किस किंगडम में नहीं रख सकते, मोनेरा में नहीं रख सकते, ठीक है। Despite that is also a microorganism, but we cannot classify the viruses under the monera, ठीक है। अभी हम अब जब वायरसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक। अब इसी मोनेरा में हम बहुत सारी, क्योंकि देखो मेन हमें किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में, क्योंकि बैक्टीरिया इज़ अ ब्रॉड ग्रुप, ब्रॉड मतलब इट इज़ अ मेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोनेरा। अगर हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें तो जान लो मोनेरा के पढ़ लेंगे। और अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है तो वो कन्फर्म है उसके कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलते होंगे, बैक्टीरिया से ज़रूर मिलते होंगे। 100% नहीं मिलते होंगे लेकिन कम से कम 80% 70% कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर मिलते होंगे। अगर वो 100% नहीं मिल रहे हैं तो उसको ये अलग क्लास लगा देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि क्लास 11th किंगडम क्या है आपका, 11th है। 11th में अगर मान लो किसी ने बायो ले लिया तो बहुत, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश तो सेम है ना, बायो अलग हो गया तो उसको अलग ग्रुप बना दिया, सेम एज विद द कॉमर्स वालों का अलग ग्रुप बना दिया, मैथ्स वालों का अलग ग्रुप बना दिया, क्लियर है। तो सेम एज वी कैन डू इन द किंगडम ऑफ मोनेरा, मोनेरा के साथ भी यही कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, समझ में आ गया। तो किंगडम मोनेरा देखो सबसे जो लार्जेस्ट इसका ग्रुप है वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है जहाँ पे ये प्रेजेंट ना होते हो। ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना बहुत डाइवर्स होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है इसमें, ठीक है। क्यों वेरिएशन आता है, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस में भी बैक्टीरिया को पा सकते हो, आप 0 डिग्री में भी पा सकते हो। आप इमेजिन नहीं करोगे जब आप सो के उठते हो तो आपकी बेडशीट जो होती है उसमें कम से कम नहीं तो 70 टाइप ऑफ बैक्टीरिया आपके स्किन से निकल के उसमें गिरे होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्टडी बताती है कि हमारी स्किन पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया ऐसा नहीं कि वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ हार्मफुल होते हैं जिसको हमारी बॉडी रोकती है, बाहर की तरफ ही रोकती है। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रांग होती है उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, कोई भी ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पे बैक्टीरिया ना हो। लेकिन अगर आप बार बार चीज़ों को स्टेरलाइज करोगे, जैसे आजकल क्या हो रहा है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार अगर आप कोई ऐसा केमिकल का यूज़ करोगे, जैसे आप अपने हाथ को बार बार सोप से क्या कर रहे हो, वॉश कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया हैं वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेरलाइज़ कर देना। तो आपने किसको स्टेरलाइज़ कर दिया, बैक्टीरिया को स्टेरलाइज़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया फिर नहीं आएंगे, फिर कुछ टाइम बाद बैक्टीरिया फिर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो है नहीं कि आपने एक बार हैंड वॉश कर लिया तो पूरे दिन भर की फुर्सत, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जिसमें बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो। अब सोचो अगर वो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते या हमारी इम्यूनिटी ना होती तो क्या होता, हम घर के बजाय हम केवल हॉस्पिटल में ही रहते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बैक्टीरिया ज़रूर अटैक करता रहता। तो थैंकफुल टू द इम्यूनिटी, सबसे पहले थैंकफुल बोलो इम्यूनिटी को, ठीक है। और दूसरी बात कि थैंकफुल बोलो कि सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं होते, वो डिजीज़ काज नहीं करते। अगर ऐसा होता तो बहुत प्रॉब्लम होती। जैसे वायरसेस के केस में ऐसा बहुत कम है,
वायरसेस जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द वायरसेस डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर उन बैक्टीरिया को हटा दिया जाए तो डाइजेशन क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है कि 70 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारे बेडशीट में हो सकता है जब हम स्लीप मतलब नींद से उठते हैं, जब उठते हैं अपने बेडशीट से सब, तो एक्सट्रीम हैबिटेट में बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है, आगे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे जो प्रोकैरियोटा है उसमें जो बैक्टीरिया है, देखो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। अभी मैंने बताया ना आपको किंगडम मोनेरा है, लेकिन किंगडम मोनेरा आगे जाके सब किंगडम में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था वूज, WOESE। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने 6 किंगडम कर दिया, 5 किंगडम के जगह पे इन्होंने 6 किंगडम कर दिया। कैसे 6 किंगडम हो गया, इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया। क्लियर है, तो मज़ा आ रही है ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं रहा है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अभी भी मिली कि ऐसा भी हो सकता है कि 70 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमारे स्किन पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी, देखो जहाँ पे भी बायोलॉजी बहुत ईजी है, मॉर्फोलॉजी जहाँ पे आ जाए, मॉर्फो वर्ड आ जाए, उसका मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, अब तुम कहोगे सर बैक्टीरिया तो माइक्रोस्कोपिक होता है, तो देख तो सकते नहीं। अरे भाई, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी इन्वेंशन हुआ तब जाके हमने बैक्टीरिया के बारे में पता लगा, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले तो क्लासिफिकेशन केवल प्लांट एनिमल इन्हीं का होता था। लेकिन आपको मैंने बताया था ना, क्लासिफिकेशन सिस्टम में एज देयर इज़ ए इन्वेंशन ऑफ द इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे माइक्रोस्कोप में इन्वेंशन हुआ वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में पता लगने लगा। पता लगा कि जो बैक्टीरिया है वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर। लेकिन अभी आप डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, जिनको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपने 9th में पढ़ रखा है, PPLO ध्यान होगा अगर, तो PPLO ही क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, पर स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की देखो साइज़, एक जनरल साइज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एवरेज 2 से लेके 10 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर है, ऐसे बना लेना। एक्चुअली मेरे स्लाइड में ये नहीं था, ये सिंबल नहीं था, तो प्लीज़ आप ये जो यू बनाए ना इसको ऐसे बना लेना, माइक्रोमीटर हो जाएगा। इसकी लेंथ देखो, एवरेज साइज़ हो गई, लेंथ इतनी हो सकती है। ठीक है, विड्थ क्या हो सकती है, 0.7 से 1.5 हो सकती है। स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरियम है जिसका नाम है नैनो बैक्टीरियम सेंजुनियम, ठीक है, उसकी साइज़ 0.08 से 0.5 माइक्रोमीटर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको ऐसे बना लेना। लार्जेस्ट बैक्टीरिया थायोमार्गिशा नैम्बियंसिस, एक्चुअली नैम्बिया जो एक आइसलैंड है वहाँ पे मिलता है, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया है, 100 से लेके 300 माइक्रोमीटर है। ठीक है, ये इसकी थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी के बारे में हो गया कि बैक्टीरिया इज़ नॉट ऑफ ओनली वन साइज़, बैक्टीरिया की साइज़ वेरिएशन हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी हो सकते हैं, लार्जेस्ट भी हो सकते हैं, एवरेज भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक स्लाइड में आपको ये दिखा दिया है कि बैक्टीरिया की जो शेप है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, स्फेरिकल शेप दिख रहा है, ये आपको रॉड शेप दिख रहा है, तो बेसिली बुलाते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरिया देखो कॉमा शेप में दिख रहा है, जैसे आप कॉमा बना देते हो ना ऐसे, देखो एक कॉमा, मोटा सा कॉमा बना दो। अब तुम कहोगे सर हमने अरे थोड़ा सा मोटा सा कॉमा बना तो जान लो वो विब्रियो है। और अगर मान लो स्पाइरल शेप में है तो उसको स्पाइरलम बुलाते हैं। तो इस स्लाइड में क्या दिख रहा है कि जो बैक्टीरिया का जो शेप है ना दैट इज़ डिफरेंट, वो शेप डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, रोड शेप के हो सकते हैं, कॉमा शेप में हो सकते हैं, स्पाइरल शेप में हो सकते हैं। तो मेनली देयर आर 4 शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहला है कोकस। ठीक है, कोकस मतलब स्फेरिकल शेप। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी में जहाँ पे भी मोनो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सिंगल, डिप्लो वर्ड आ जाए 2 होता है, टेट्रा तो केमिस्ट्री में भी आता है 4, स्ट्रेप्टो जहाँ पे चेन आ जाए, जैसे ये जलेबी बनती है ना, जलेबी इज़ अ चेन ऑफ वर्ड, कोकस, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जान लो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। और अगर बंच में हो जाए जैसे अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा क्या है, स्टेफिलोकोकस है। ठीक है, एन्जॉय द सब्जेक्ट, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, चेन में है, और जो बंच में है वो क्या हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया। तो इस तरह से जो कोकस शेप है ना वो अलग अलग हो सकता है। अगर एक कोकस है तो उसको अलग बुलाएंगे। और जैसे आपने सुना होगा एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है न्यूमोनिया, तो वो जो न्यूमोनिया बैक्टीरिया होता है ना, न्यूमोनिया की जो स्टार्टिंग होती है वो P से होती है, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया की स्पेलिंग आप लिख लेना। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया उस बैक्टीरियम का नाम है जो क्या काज करता है, न्यूमोनिया काज करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया कोकस बैक्टीरियम का।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोकस बैक्टीरियम होते हैं जो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, एक कोकस भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, चेन भी हो सकती है और बंच भी हो सकता है। क्लियर है। तो पहला शेप समझ में आ गया कि शेप कैसा हो सकता है बैक्टीरिया का, पहला। उसके बाद देखो बैसिलस, बैसिलस मतलब रोड शेप ऐसे होते हैं, जैसे आप कर्ड खाते हो, दही, ठीक है। कभी भी अगर आप कर्ड को माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो आपको ऐसे ऐसे रोड शेप में दिखेंगे, ऐसे ऐसे रोड शेप, ठीक है, ROD, रोड शेप। तो रोड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं एक्चुअली उनको बैसिलस बुलाते हैं, बैसिलिया बैसिलस, रोड शेप बैक्टीरिया। अब देखो फिर देखो यहाँ पे नाम आ गया, डिप्लोबैसिली, मतलब अगर 2 बैसिली हैं ऐसे, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिली, अगर बहुत सारे ऐसे बैसिलीज की चेन है, अभी बताया ना स्ट्रेप्टो मतलब चेन, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिली। और लैक्टोबैसिलस आपके सामने एग्जाम्पल हैं जो मिल्क को कर्ड में सेट करता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्पाइरलम, अब स्पाइरल तो आपको पता है, अगर ऐसे शेप में, स्पाइरल शेप में, अगर बैक्टीरिया का शेप जो है वो कैसा है, स्पाइरल शेप है ऐसे, तो स्पाइरलम हो गया। जैसे रोडोस्पाइरलम, आप कुछ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ोगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन की जो साइकिल होती है उसमें हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं, वहाँ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। तो समझ में आ गया, स्पाइरल शेप में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। और लास्ट जो शेप है वो कॉमा शेप है, ऐसे कॉमा, कॉमा शेप में भी ऐसे फ्लैजिला लगी होगी, ठीक है। तो कॉमा शेप को हम क्या बुलाते हैं, विब्रियो, जहाँ पे भी विब्रियो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, कॉमा शेप। तो इस तरह से बेसिकली देयर आर 4 शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। इन्हीं शेप में मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे विब्रियो है तो विब्रियो में फ्लैजिला प्रेजेंट होगी, ठीक है। स्पाइरलम है तो स्पाइरलम में भी फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो शेप है वो यही 4 होंगे, कोकस मतलब स्फेरिकल, रोड शेप मतलब बैसिलस, कॉमा शेप मतलब विब्रियो और स्पाइरल शेप मतलब स्पाइरलम, ठीक है। तो ये 4 शेप ऑफ किसके हो गए, बैक्टीरिया के हो गए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे फ्लैजिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका ये होमवर्क है, ये असाइनमेंट है कि आप जो है बैक्टीरिया के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पता लगाओ, ठीक है। कौन से विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में 1-2 बैक्टीरिया के नाम लिखो, ठीक है, असाइनमेंट है, और पढ़ो उसके बारे में, ठीक है। और एक किसी का क्वेश्चन था कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नहीं समझ में आई सर, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मैं बता दे रहा हूँ। देखो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अगर आप कंप्यूटर आपने पढ़ रखा है, बहुत इजी है, ठीक है। एक मिनट, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लूँ तो आपको बता दूँ, वेट, ठीक है। देखो जैसे करते क्या है, जैसे मान लो आपके यहाँ आप स्टूडेंट से समझ लो, स्टूडेंट्स के समझ लो, जैसे आपकी क्लास है, ठीक है। क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम रोल नंबर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि नाम से उनको बार बार, देखो अगर 5 स्टूडेंट हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3, 4, 5, 10 स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनको हम क्या दे देते हैं, रोल नंबर दे देते हैं। जैसे अभी आपने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है तो 10th क्लास में आपको एक बोर्ड का रोल नंबर मिला था। बोर्ड का रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। तो आपको एक कोड मिल गया, कोड मिल गया कि नहीं मिल गया। अब उस कोड के अकॉर्डिंग जो है एक डेटाबेस तैयार हो गया, कंप्यूटर पे एक डेटाबेस प्रोग्राम तैयार हो गया। जब भी आपका रोल नंबर, जब भी रिजल्ट आएगा तो जो रोल नंबर लिखा जाएगा, तो रोल नंबर लिखते ही आपके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा कि आपका फादर नेम क्या है, आपका मदर नेम क्या है, ठीक है, मदर का नाम क्या है, आपका स्कूल कौन सा है, ठीक है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली। तो सेम एज़ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में भी यही करते हैं। उसका नाम न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं होगा कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह का यूज़ करते हैं, कोड देते हैं इसलिए उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं। और उसमें कंप्यूटर डेटाबेस जो प्रोग्राम होते हैं, मतलब जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, उसको यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेम एज़ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको कोड दे दिया। सपोज़ जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर मेमोरी ग्लैंड है तो उसको मान लो 1 कोड दे दिया। उसके बाद अगर उसके पास हार्ट, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट है तो उसको 4 कोड दे दिया। तो इस तरह से हमने उसको क्या दे दिया, कोड दे दिया। तो अगर हम डेटाबेस जब प्रोग्राम बनाएंगे तो 1 का मतलब क्या है, अगर कहीं पे 1 लिखा होगा तो इसका मतलब है मेमोरी ग्लैंड, कहीं पे 4 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है। तो अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को टाइप करेंगे तो अपने आप ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो जाएगा, हमें क्लासीफाई नीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपके स्कूल का जो रोल नंबर की रेंज है वो अगर देखी जाए तो रोल नंबर की जो रेंज है अगर हम डिवाइड कर लें तो ये पता लग जाएगा कि ये रोल नंबर किस स्कूल को बिलोंग करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है,
समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से लिखना, फिर से मैं समझाऊंगा। ये ट्रिक थी इसको समझने की, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को समझने की, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इफ़ एनीबडी वांट्स देन यू कैन कम्युनिकेट विद टू देम, उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, टू योर अदर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। एंड मैक्सिमम शेयर करो, इस चैनल को भी मैक्सिमम शेयर करो जिससे डिसेमिनेशन हो पाए इस चैनल का भी और इस ऐसे प्लेटफॉर्म का जहाँ पे बायोलॉजी ऐसी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, जिसमें आपको आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट नो वेयर यू विल फील द सब्जेक्ट इज़ वेरी टफ। कहीं पे भी आपको ये नहीं लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत टफ है, बहुत टिपिकल है। आप यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट। जहाँ पे टिपिकल लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि सर ये टॉपिक जो है हमें थोड़ा सा टफ लग रहा है। आई विल मेक दैट टॉपिक वेरी ईजी, मैं आपको और ज़्यादा ईजी कर दूँगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 2022 नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो मैं उनको बीच बीच में गाइड भी करता रहूँगा। देखो ये जो सबसे पहले तो आपको पूरी NCERT तैयार होनी चाहिए, फुल NCERT, ठीक है। इसलिए मैं मोस्टली NCERT बेस ही चल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बियॉन्ड द NCERT भी ले जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एडअप हो सकते हैं, वो मैं कवर करूँगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जब भी नीट का पेपर होगा तो आप नीट पेपर का उठा के देखना। वट एवर टॉपिक आई टॉट यू, जो भी टॉपिक मैं फिनिश करूँगा कन्फर्म है उसका क्वेश्चंस आप कर लोगे। डैम श्योर है, 100% श्योर है कि उन क्वेश्चंस को आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा एश्योरेंस है, कॉन्फिडेंस भी है, ठीक है। और आप हार्ड वर्क करते रहिए, डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।